अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला की रहमत और फजल से आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम टॉपिक नंबर 12.5 को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका टाइटल है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। व्हाट इज़ फ्लक्स? फ्लक्स इज़ अ लैटिन वर्ड विच मीन्स टू फ्लो। फ्लक्स लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है फ़्लो करना, बह जाना। जिस तरह से किसी भी पाइप के अंदर जब वाटर फ्लो करता है तो उसे हम वाटर फ्लक्स का नाम दे सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर किसी एरिया में से, किसी लूप में से, किसी सरफेस में से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लो करेंगी तो उसे हम नाम दे देंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज के इर्द गिर्द उस चार्ज की वजह से पैदा होने वाले इफ़ेक्ट का नाम है। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ है, जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का नाम देते हैं, दैट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, जो कि हमें बताती है कि अगर मैं उस चार्ज के इर्द गिर्द किसी भी पॉइंट के ऊपर किसी चार्ज पार्टिकल को लोकेट करूं, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर कितनी फोर्स एक्सर्ट करेगी। तो आइए अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डीपली देखना स्टार्ट करते हैं। कंसिडर करें कि ये मेरे पास एक यूनिट एरिया है। यूनिट एरिया का मतलब है कि ऐसा एरिया जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों 1 मीटर हों, और जब हम उसका एरिया कैलकुलेट करेंगे तो वो 1 मीटर स्क्वायर आएगा। उसको हम नाम दे रहे हैं यूनिट एरिया का। तो कंसिडर करें कि ये एक यूनिट एरिया है जिसको हमने प्लेस किया हुआ है, और ये ऐसे पड़ा हुआ है जैसे ये मेरा हाथ है। अब क्या होता है कि यहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक डेंस इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि लाइंस जो हैं वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज्ड हैं। अब अगर मैं देखूं कि इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में से ऐसी कितनी लाइंस हैं जो इस यूनिट एरिया के साथ लिंक कर रही हैं या इस यूनिट एरिया में से पास कर रही हैं, तो अगर मैं काउंट करूं तो ये बनती हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी हैं जो इस यूनिट एरिया के साथ लिंक कर रही हैं या इस यूनिट एरिया में से पास हो रही हैं। इसी का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो कितना होगा? 6। बिल्कुल इसी तरह से अगर मेरे पास एक और इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि एक रेयरर इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि इन दो इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान जो डिस्टेंस है वो इसके कंपैरिजन में ज़्यादा है, वही सेम यूनिट एरिया हमने उसी ओरिएंटेशन में यहाँ पर भी प्लेस किया हुआ है। और जब हम देखते हैं तो इस यूनिट एरिया के साथ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक कर रही हैं, तो वो 3 हैं। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस यूनिट एरिया में से फ्लो कर रही हैं, इस यूनिट एरिया में से पास कर रही हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो 3 होगा। तो यहीं से हम अपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एक डेफिनेशन को भी रोट डाउन जो है वो कर सकते हैं। किस तरह से? देखें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया नॉर्मली कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एक यूनिट एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करती हैं नॉर्मली, परपेंडिकुलरली, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी उतना ही वहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स मौजूद होगा। नॉर्मली का मतलब ये है कि अगर ये मेरे पास एक एरिया है जिसको मैंने कुछ इस तरह से प्लेस किया हुआ है और ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से आती है, तो देखें ये जो सरफेस है एरिया की, जो प्लेन है इस एरिया की, ये प्लेन इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ क्या है? परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है। क्लियर है? ओके, अब हम एक और डेफिनेशन यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की रोट डाउन करते हैं। अब कंसिडर करें कि हमारे पास ये एक एरिया है
जो कि एक इंक्लाइंड सरफेस है, तिरछी सरफेस। क्या होता है कि इस इंक्लाइंड सरफेस में से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करती हैं। अब वेक्टर एरिया क्या होता है? अगर मैं किसी भी सरफेस के ऊपर एक नॉर्मल लाइन ड्रा कर दूंगा, जो लाइन उस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर होगी, वही लाइन एक्चुअली मुझे वेक्टर एरिया बताएगी और वही उस एरिया की डायरेक्शन होगी। देखें, वैसे एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन जब हम किसी भी सरफेस के ऊपर एक नॉर्मल लाइन को ड्रा कर देते हैं, नॉर्मल लाइन, जो लाइन इस एरिया के ऊपर परपेंडिकुलर होगी, तो वही नॉर्मल लाइन मुझे इस एरिया की डायरेक्शन को बताएगी। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक नॉर्मल लाइन ड्रा की जो कि वेक्टर एरिया है, और एंगल देखा, एंगल बिटवीन वेक्टर एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज थीटा। ओके, अब अगर मैं इस वेक्टर एरिया को कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करूं तो किस तरह से करेंगे? ये देखें, ये वेक्टर एरिया दो कंपोनेंट्स में कन्वर्ट हो गया। ये जो कंपोनेंट है दैट इज़ ए कॉस थीटा, और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है दैट इज़ ए साइन थीटा। अब इस वेक्टर एरिया का ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में है? जी हाँ, बिल्कुल, ए कॉस थीटा ही ऐसा कंपोनेंट है जिसकी डायरेक्शन बिल्कुल वही है जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की है। इट मीन्स कि यहाँ पर ए कॉस थीटा जो है दैट इज़ इफेक्टिव कंपोनेंट। तो अगर मैं इस इफेक्टिव कंपोनेंट को सिंपल मल्टीप्लाई कर दूं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो जो मेरे पास आंसर आएगा उसी का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। और जब मैं इसी रिलेशन को वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा E डॉट ए, या आप इसे A डॉट ई भी लिख सकते हैं, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट इज ओबेज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एंड व्हाट इज थीटा? एंगल बिटवीन फील्ड लाइंस एंड नॉर्मल टू द एरिया। नॉर्मल टू द एरिया, वो लाइन जो कि एरिया की सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर है, दैट इज नॉर्मल, दैट इज वेक्टर एरिया। उस वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान जो एंगल है दैट इज थीटा। ओके, तो ये डेफिनेशन हुई हमारे पास डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी होगी, जिसे हम एक ग्रीक लेटर से शो करवाएंगे नोन एज फाई। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स के यूनिट की। तो देखें, फार्मूला में पता चल चुका है E डॉट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट न्यूटन पर कूलम, और एरिया का SI यूनिट मीटर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट बना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करेगा कि जिस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने अपने एरिया या लूप को प्लेस किया हुआ है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है। अगर तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी तो इट मीन्स वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक करेगा हमारे एरिया के साथ उसका मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा होगा। और अगर तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी तो हमारे उस एरिया के साथ जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक करेगा उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। जैसे अभी हमने देखा कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, इंटेंसिटी ज़्यादा है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है। एरिया दोनों केसेस में यूनिट एरिया ही है, एंगल दोनों केसेस में सेम ही है, दैट इज़ वेक्टर एरिया।
दैट इज वेक्टर एरिया। तो एरिया का मैग्नीट्यूड भी सेम है दोनों केसेस के अंदर। दोनों केसेस के अंदर एंगल भी सेम है विच इज़ 0 डिग्री। लेकिन जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इंक्रीज़ किया तो हमने देखा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंक्रीज़ हो गया। लेकिन जब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कम किया तो देखा इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कम हो गया। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइडेड एरिया रिमेन्स कांस्टेंट। उस कॉइल का एरिया जिस कॉइल को हमने प्लेस किया हुआ है, एंड आल्सो एंगल थीटा रिमेन्स कांस्टेंट। क्योंकि हमें पता है कि जब हमने दो क्वांटिटीज़ में रिलेशन देखना हो तो सिर्फ हम एक क्वांटिटी को ही वेरी करके देखते हैं, बाकी फार्मूला में जितनी भी क्वांटिटीज़ होंगी उनको उस टाइम हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। ओके, सरफेस एरिया के ऊपर भी डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आप जितना इस सरफेस एरिया ज़्यादा करते जाएंगे, जितनी अपने लूप के साइज़ को बड़ा करते जाएंगे, उस लूप के साथ लिंक होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तादाद भी बढ़ती जाएगी। इट मीन्स हमारे पास फ्लक्स भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है एंगल बिटवीन वेक्टर एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल बिटवीन ई एंड ए, और मिनिमम फ्लक्स कब होगा। ओके, तो फर्स्ट केस है मैक्सिमम फ्लक्स का। देखें, हमें पता है कि कॉस की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी होती है 1, और वो कितने एंगल के ऊपर होगी, वो एंगल 0 के ऊपर होगी। यानी कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड वेक्टर एरिया दोनों पैरेलल होंगे देन इन दोनों के दरमियान एंगल 0 डिग्री होगा, कॉस की वैल्यू मैक्सिमम आएगी, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी मैक्सिमम होगा। तो ये हमारा एरिया है, ये एरिया की डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोनों पैरेलल हैं, दोनों में एंगल 0 होगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। और वैसे भी जो हमने पहली डेफिनेशन देखी थी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जाहिर सी बात है, जब हमारे पास इस एरिया की ओरिएंटेशन कुछ इस तरह से होगी तभी ये मुमकिन होगा कि इस एरिया के अंदर से मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर सकें। सो व्हाट इज़ द रिजल्ट व्हेन वेक्टर एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर पैरेलल, देन थीटा 0 डिग्री cos 0 1 इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज मैक्सिमम। या आप इसे एक और तरह से भी देख सकते हैं, व्हेन प्लेन ऑफ लूप, ये इस कॉइल इस लूप की जो सारी की सारी प्लेन है, ये प्लेन ये सरफेस, व्हेन प्लेन ऑफ लूप इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये देखें, ये जो प्लेन है, जब ये प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होगी तो देखें तभी पॉसिबल होगा कि इसके अंदर से मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर सकें। फिर भी हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो मैक्सिमम होगा। लेकिन याद रखिएगा कि फार्मूला के अंदर जो एंगल थीटा है, दैट एंगल इज बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया, ना कि एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ लूप एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बिल्कुल इसी तरह से मिनिमम फ्लक्स, अगर मेरे पास जो लूप है वो कुछ इस तरह से पड़ी हुई है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से आ रही हैं, अब क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऊपर से गुजर जाएगी, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नीचे से गुजर जाएगी, बहुत कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी होंगी जो इस लूप के अंदर से पास करेंगी। तो देखें, अब अगर मैं एंगल देखूं यहाँ पर, एंगल बिटवीन वेक्टर एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो कितना है 90 डिग्री। सो cos 90 0, so electric flux 0, which is minimum. What is the result when vector area and electric field are perpendicular? When vector area and electric field are perpendicular, then flux is minimum. या
आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं व्हेन द प्लेन ऑफ लूप इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, देन भी हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो मिनिमम होगा, क्योंकि बहुत कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस सरफेस में से पास करेंगी। सो इस बात में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना कि जो फार्मूले में एंगल थीटा है दैट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। एंड व्हाट इज वेक्टर एरिया? अ नॉर्मल लाइन ऑन द प्लेन ऑफ द शीट इज वेक्टर एरिया। ऐसी लाइन जो हमारे एरिया के ऊपर परपेंडिकुलर होगी उसे हम नाम देंगे वेक्टर एरिया का। सो आई होप सो कि आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स इजीली अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके हमें लाजमी बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। साथ में मौजूद बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक न्यू लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।